राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो मेरी आंखों को थोड़ा नोटिस मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे को आई फ्लू ठीक हो गया है, लेकिन आंखों में जो इफेक्ट रहता है वो 2-3 दिन तक रहता है, इसलिए आंखों में वो इफेक्ट है और 1-2 दिन के बाद वो ठीक भी हो जाएगा। तो आज का टॉपिक ना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, जो कि मेरे पे बड़े भर भर के मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे मैसेज आए हैं। दीदी, हम भी वृंदावन में अपनी संतान को उत्पन्न करना चाहते हैं, या फिर श्रीधाम वृंदावन में हम भी बच्चा पैदा करना चाहते हैं, हम भी प्रेग्नेंट हैं, श्रीधाम वृंदावन में हम चाहते हैं हमारे बच्चे का जन्म श्रीधाम वृंदावन में हो। आपने कैसे किया, कैसे मैनेज किया सब कुछ? क्या यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हैं? क्या यहाँ पे ये सुविधाएं हैं? कैसे आपने मैनेज किया, कृपया करके मुझे बताइए। देखिए, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरी शादी हुई 2020 में और 2023 में मैंने संतान को जन्म दिया, अपनी संतान को। तो 2020 में मेरा विवाह हुआ और विवाह के 2.5-3 साल बाद मेरी एक छोटी सी बेटी है, जो अभी 6 महीने की आसपास की है। तो जब वो मेरे गर्भ में आई, जिस समय पे वो मेरे गर्भ में आई, उस समय मेरे हस्बैंड का जो ट्रांसफर था वो पुणे हो गया। मैं गाजियाबाद में, शादी के बाद गाजियाबाद में रहने लगी थी, लेकिन जिस समय पर वो मेरे गर्भ में आई, मेरे हस्बैंड का जो ट्रांसफर था वो पुणे हो गया। मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैं शुरू से ये चाहती थी कि जब भी मैं संतान को उत्पन्न करूं, जब भी मैं संतान को जन्म दूं, तो वो श्रीधाम वृंदावन में हो, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है, मैं वृंदावन में बस गई हूं, मेरे मन में भी वृंदावन है, मेरा एक वृंदावन में है। लेकिन असली ब्रजवासी वही कहलाते हैं जिनका जन्म श्रीधाम वृंदावन में हुआ हो। माना कि भगवान ने मेरे पे इतनी कृपा करी है कि मैं वृंदावन में आके रहती हूँ और बहुत समय तक रहती हूँ। एक अच्छा सा भगवान ने मुझे आशियाना दिया है, इतना मेरे को इस काबिल बनाया, इस कैपेबल बनाया कि मैंने नीचे सेवार्थ भी बना दिया, जो कि बिना किसी फाउंडेशन के चलता है। कोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड अपनी इनकम का 10% निकालते हैं और वो नीचे जो सेवार्थ है वो चलता है, 2 दिन के लिए हम उसको देते हैं। चाहे कोई भी आके रह सकता है, अगर वो होटल लेने के काबिल नहीं है तो। ठीक है। अब मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैंने शादी के बाद ही मैंने सोचा था कि जब भी संतान उत्पन्न होगी तो श्रीधाम वृंदावन में जाके पैदा करूंगी। अचानक से क्या हुआ, मेरी संतान मेरे गर्भ में आई और गर्भ में आती ही मेरे हस्बैंड का जो ट्रांसफर था वो पुणे में हो गया। माना कि वो पुणे में ट्रांसफर हो गया और हमें पूरा शिफ्ट भी होना पड़ा। हमारी संतान हमारे लिए बहुत लकी थी, क्योंकि ट्रांसफर से पहले उनकी सैलरी अगर ये थी तो ट्रांसफर के बाद उनकी सैलरी ये थी। संतान की सोचते हुए, फ्यूचर का सोचते हुए हमें पूना शिफ्ट होना पड़ा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि दिल्ली गाजियाबाद के आसपास ही मेरे ससुराल, मायका, श्रीधाम वृंदावन ये सब पास पास में थे। लेकिन सब कुछ सोचते हुए हमें पुणे में शिफ्ट होना पड़ा कि हम यहाँ पे खाने वाने की व्यवस्था भी कर पाएंगे अपने सेवार्थ में, और हमने करी भी। जैसे मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ और उनकी इनकम बढ़ी, तो हमने जो हमारा सेवार्थ है उसमें खाने का बंदोबस्त भी कर दिया। अब मैं बड़ी परेशान, 4th मंथ था मेरा, 3 महीने तक तो मैं गाजियाबाद में ही रही, क्योंकि 3 महीने तक मैं ट्रेवलिंग नहीं कर सकती थी। मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ के पुणे चले गए, मैं 1 महीने तक गाजियाबाद में रही। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद फिर डॉक्टर ने मुझे परमिशन दी कि तुम अब ट्रेवलिंग कर सकती हो। फिर मैंने ट्रेवलिंग करी पुणे के लिए और मैं पुणे चली गई। मेरा 4th मंथ 5th मंथ पुणे में ही रहा। 5th मंथ में क्या हुआ कि एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें आपको बच्चे की सारे रूप अनुरूप दिखाए जाते हैं। उसके हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, ये कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढिमका कहाँ है, सारी चीजें हमें दिखाएगी। सब कुछ सही था, बट एक प्रॉब्लम आई कि जिसको एनुमल स्कैन बोलते हैं या फिर कोई भी स्कैन बोलते हैं, कि बच्चे ने गले में नाल फंसा रखी है और आप नीचे बैठकर बहुत ज्यादा काम मत कीजिएगा। ठीक है। अब मेरे को और भी प्रॉब्लम आ गई कि मैंने कहा मैं नीचे बैठ के भी कोई काम नहीं कर सकती। लड्डू गोपाल की सेवा, अर्चना, वंदना सब नीचे बैठ के ही करती थी, लेकिन मैंने वो नहीं छोड़ी। और 5th मंथ में भी मैंने प्लान ही किया रखा था कि हाँ, अब तो कुछ भी पॉसिबल हो जाए, अब तो ट्रेवलिंग संभव ही नहीं है। डॉक्टर ने ट्रेवलिंग के लिए मना कर दिया दोबारा से। मैंने कहा अब तो ट्रेवलिंग संभव ही नहीं है, और अब मेरे को वृंदावन में मैं कैसे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, ये सोच के 5वां महीना था मेरा, 5वां या 6ठा महीना ऐसा कुछ था। मैं सो गई और सुबह उठते ही रात को ना सपने में मेरे को ये आया कि बिहारी जी मुझे बुला रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन मुझे बुला रहे हैं। मैं सुबह सुबह अगले दिन उठी और अगले दिन लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा
आया था, लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा, मेरे को अच्छे से याद है। नाल तो फंसाई रखी थी, मेरी लड़की इतनी चंचल थी, पेट में भी नाल तो फंसाई रखी थी, लेकिन लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा आया था। लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा में क्या होता है, जो बच्चे का प्लेजेंटा होता है वो बिल्कुल नीचे होता है, और जब बच्चे का प्लेजेंटा नीचे होता है तो ये बहुत सिम्टम होता है कि आपका मिसकैरेज होने की चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए मेरे को ट्रेवलिंग के लिए मना कर दिया था। मैं रात को रो रो के सो गई, और मुझे 1 महीने के बाद दोबारा से स्कैन कराना था, दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराना था। 1 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड मुझे कराना था। मैं बस मन में यही सोचती थी, मैंने कहा बिहारी जैसा आप करोगे, अब मैंने सब कुछ आपके हाथ पे छोड़ दिया, जैसा आप चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। जब मैंने रिजल्ट फाइंड आउट करने चालू करे तो मुझे एक ऐसा हॉस्पिटल मिला जिसकी जो मैडम थी, मतलब जो डॉक्टरनी थी, वो इस्कॉन से जुड़ी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्ति। मतलब बहुत फाइंड आउट करने के बाद कम से कम मैं 10 हॉस्पिटल में गई होंगी। उसके बाद मुझे जो सेटिस्फैक्शन हुआ वो केवल उसी महिला से हुआ जो इस्कॉन से जुड़ी हुई थी। उनके गले में तुलसी माला देखकर ही मैं समझ गई थी कि हाँ, मैं इनसे अपना कंप्लीटली इलाज करा सकती हूँ। तो मेरे माइंड में ये आ गया था कि चलो कोई नहीं, वृंदावन धाम नहीं, लेकिन कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त है जो मेरे बच्चे को पैदा करेगा, इतना मेरे माइंड में आ गया था। फिर उन्होंने मेरे को स्कैन कराने को बोला और मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया, और मुझे पता चला कि लो लाइन ऑफ जो प्लेजेंटा था वो एकदम ठीक हो गया है, लेकिन हाँ, बच्चे ने गले में नाल डाल ली है, लेकिन अब प्लेजेंटा जो है वो लो लाइन नहीं रहा है। मन में बड़ी उत्साह आई, बड़ी उत्साह, क्योंकि जिस टाइम मेरा अल्ट्रासाउंड होना था उसके 1 दिन पहले ही मेरे को सपने आए थे श्रीधाम वृंदावन के, कि बाकी बिहार जी मुझे बुला रहे हैं, हमें श्रीधाम वृंदावन वाला घर मुझे बुला रहा है। और मैंने अपने हस्बैंड से अल्ट्रासाउंड से 1 दिन पहले ही ये बोला था, जिस दिन अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे थे उसी दिन रात को बोला था। मैंने कहा देख लेना, बच्चा तो वृंदावन में ही होगा। मैंने उनसे यही बोला था। वो कह पागल हो गया क्या? मैंने कहा देख लेना, बच्चा तो श्रीधाम वृंदावन में ही होगा। पागल हो गया, डॉक्टर ने सबने मना कर रखा है और लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा है, बच्चा कैसे वृंदावन में हो जाएगा? मैंने कहा ना, बच्चा तो वृंदावन में ही होगा, आप देख लेना। मैंने उन्होंने मुझे ये बोला कि बच्चा, हम अल्ट्रासाउंड कराने का, डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग इज नॉर्मल, खेलो खाओ मजे करो मौज करो कुछ भी करो, आप सब कुछ नॉर्मल है, और आपको बेबी शावर कराना है वो कराओ, और आपको बेबी मून पे जाना है वो करो, सब कुछ कर सकते हो इजीली। अब मैं 6 मंथ तक, 7 मंथ तक, इनफैक्ट 8 मंथ तक पुणे में ही रही, जबकि अकॉर्डिंग टू एयरलाइंस, क्योंकि वो डॉक्टरनी का नेचर अच्छा था, इतना अच्छा नेचर था कि मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी उससे ही कवर कराना चाहती थी। एयरलाइंस ये कहती है कि 28 हफ्तों तक, मतलब 7 महीने तक आपको ट्रेवल अलाउ है, 7 महीने के बाद ट्रेवलिंग अलाउ नहीं है। मेरे को पूरा 8वां महीना लग चुका था, लगभग कंप्लीट भी होने वाला था, और मेरे को अब ट्रेवलिंग करनी थी। मैं अपनी डॉक्टरनी के पास गई, वो इतनी एक्सपीरियंस लेडी थी ना, मैंने उससे बोला कि मेरे को ट्रेवलिंग करनी है, और कभी कभी ना बच्चे 9 मंथ लगते ही हो जाते हैं। तो उन्होंने मेरा पेट वेट चेक किया, तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद ही होगा 100%। मैं केवल उन्होंने पेट चेक करते ही बोला था ये। मैंने कहा यार बड़ी एक्सपीरियंस लेडी है, और उन्होंने मुझे एक, अगर आपको 28 हफ्तों के बाद ट्रेवलिंग करनी है एयरलाइन से, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो मैंने एक सर्टिफिकेट लिया जिसमें लिखा था फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट, अर्थात आप फ्लाई के लिए एकदम फिट हो, आप फ्लाई के लिए एकदम फिट हो। मैंने अपने लड्डू गोपाल को हाथ में लिया। उस समय पे मैं अपना अनुरूप नहीं बता सकती थी, माथे पे लंबा तिलक, लड्डू गोपाल मेरे हाथ में, एक थैला मेरा यहाँ पे छोटा सा था, ज्यादा भारी बैग मैंने नहीं लिए थे, कपड़े बहुत कम कैरी किए थे, एक थैला मेरे यहाँ पे। हस्बैंड को छुट्टी मिली नहीं थी, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर, हाँ, मैंने जो ट्रेवलर करा था उस टाइम पे वो मैंने बिजनेस क्लास में किया था, क्योंकि पैर वैरों को फैलाने के लिए स्पेस मुझे काफी चाहिए था, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे की फ्लाइट होती है दिल्ली टू पूना। तो मेरे को बिजनेस क्लास में मेरे हस्बैंड ने मेरी टिकट करी, मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लिया, एक थैला मैंने यहाँ पे टांगा, एक बैग मैंने यहाँ पे टांगा, एक बैग मैंने पीछे टांगा, और मैं निकल पड़ी पुणे से दिल्ली के लिए। वहां पे मैंने सर्टिफिकेट दिखाया, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ना, विस्तारा मेरी फ्लाइट थी, मुझे आज भी याद है, इतनी अच्छी फैसिलिटी दी उन्होंने, सबसे आगे मुझे लेके गए। और मतलब प्रेग्नेंट लेडी है तो सबसे ज्यादा मान सम्मान आपको बहुत बहुत ज्यादा दिया जाता है। ये बहुत अच्छी मेरे को विस्तारा वालों की बात लगी। मैंने ना प्रेगनेंसी में जेट एयरलाइन से भी एक बार ट्रेवल किया था, लेकिन वो भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। जितनी अच्छी सर्विस मुझे विस्तारा की लगी, उतनी अच्छी सर्विस अभी तक मुझे किसी की भी नहीं लगी।
मेरे को सबसे पहले अंदर आने के लिए मौका दिया गया। वैसे भी बिजनेस क्लास में तो मैं सबसे पहले दिया जाता है, लेकिन मेरा सामान पकड़ने वाला भी कोई था और मुझे बहुत कंफर्टेबल बैठा के गए। कोई एक एयर होस्टेस हमेशा मेरे पास नजर रखने के लिए थी कि अगर कुछ भी एनी हाउ कुछ भी होता है तो देन मैम कॉल मी। तो ये सब जो मैं दिल्ली आई, दिल्ली के बाद मैंने अपनी टैक्सी करी। टैक्सी करने के बाद मैं श्रीधाम वृंदावन आ गई। श्रीधाम वृंदावन में एक हॉस्पिटल है काले बाबू करके, हॉस्पिटल का नाम है, मतलब हॉस्पिटल का नाम है रामकृष्ण हॉस्पिटल, लेकिन उसको बोला जाता है काले बाबू अस्पताल। वृंदावन की भाषा में उसको काले बाबू बोलते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं अपना इलाज कराने के लिए वहां पे चली गई। सोचिए मेरा 8वां महीना लगभग खत्म होने वाला था और मुझे वहां पे डॉक्टर मिली, डॉक्टर उपमा। एक्सीलेंट लेडी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी लेडी थी, इतनी अच्छी डॉक्टर। मैं अभी भी वृंदावन में हूँ, मैं डेफिनेटली उनसे मिलके जाऊंगी। तो ना काले बाबू में भीड़ ज्यादा रहती थी, तो मैं 1-2 विजिट उसके पास करी। उसके बाद ना वो पर्सनली भी कहीं बैठती है वहां पे, तो वो आश्रम देती, सेवा देती थी, पर्सनली भी वो कहीं बैठती है। तो मैं उनसे जाके पर्सनली भी मिली और फिर मैं उनसे पर्सनली इलाज कराने लगी। मेरा उनसे पर्सनली इलाज प्रारंभ हो गया, पर्सनल इलाज प्रारंभ हो गया। 8वां महीना पूरा खत्म हो गया, लेकिन जो बेबी था वो बेबी नीचे ही नहीं आ रहा था। मेरी जो बेटी है वो नीचे नहीं आ रही थी। बहुत इलाज कराया लेकिन बेबी फिर भी नीचे नहीं आ रहा था। नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांस कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे थे। तो मेरे को मेरी डॉक्टर ने बोला ऐसा है आप परिक्रमा करके आ जाओ एक। मेरे डैडी शॉक्ड, मेरी मम्मा भी शॉक्ड जब मैंने आके बताया कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि तुम परिक्रमा के लिए चलो। उस टाइम तक मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, क्योंकि 9वां महीने में मेरे हस्बैंड आए थे। उनको इतने सारे ऑफ तो नहीं मिलते थे, ऑब्वियसली बात है, जो पेरेंटल लीव मिलती है वो इतनी सारी नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि तुम परिक्रमा करके आ जाओ। मेरे मॉम डैड शॉक्ड कि आप सच कह रहे हो कि परिक्रमा पे चली जाए। हाँ परिक्रमा करके जाओ। अब प्रेगनेंसी में ना टॉयलेट बहुत ज्यादा आती है, आप लोगों को पता होगा। मैं अपने डैडी को लेके, मम्मी तो मेरी पैरों से थोड़ी सी कम चल पाती है, मैं अपने पेरेंट्स को लेके परिक्रमा पे चली गई, पापा को लेकर। पापा भी धीमे धीमे चल रहे थे, मैं भी धीमे धीमे चल रही थी, लेकिन मैंने पूरी एक परिक्रमा कर ली। 9वें महीने में मैंने पूरी परिक्रमा कर ली और फिर मैं डॉक्टरनी के पास 2 दिन बाद गई, लेकिन बेबी फिर भी नीचे नहीं आया। डॉक्टरनी ने मुझसे बोल दिया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के 30 to 70% चांसेस है, मतलब 70% आपका ऑपरेशन होएगा और 30% है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। ये मैं आपको श्रीधाम वृंदावन में बाकी बहन जी का या फिर ठाकुर जी का चमत्कार मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटित हुई है। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। दिसंबर लग गया और दिसंबर में मेरे हस्बैंड छुट्टी पे आ गए। 7 दिसंबर को मेरे हस्बैंड छुट्टी पे आ गए थे और 8 दिसंबर को हमने गोद भराई करी थी, जो कि 9वें महीने में करी थी। मुझे पता है 7वें महीने में गोद भराई होती है या फिर 9वें महीने में होती है। 7वें महीने में हम पुणे में थे, इसलिए 9वें महीने में मेरी गोद भराई का आयोजन किया गया। बहुत सुंदर गोद भराई हुई। अगर मैं कुछ फोटो वगैरह होगी तो वो लगाऊंगी। और गोद भराई कंप्लीटली होने के बाद हम इंतजार करने लगे। मैं एवरीडे, मेरे घर के सामने पार्क था, मैं एवरीडे वॉक पे जाती थी और डॉक्टर के पास हर दूसरे तीसरे दिन में विजिट कर रही थी, लेकिन बच्चा जो था वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत दिन हो गए लेकिन बच्चा नीचे नहीं आया। 8 तारीख से 10 तारीख हो गई, 10 तारीख से 15 तारीख हो गई, लेकिन बेबी नीचे नहीं आया। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे एक परिक्रमा और करनी है। मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक परिक्रमा और करी, फिर मैंने एक दिन एक परिक्रमा और करी। मैं एवरीडे कोई ना कोई मंदिर जाती थी। इनफैक्ट मेरे जो मोहल्ला है, मतलब श्रीधाम वृंदावन वाला मोहल्ला, वो कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी को इतना नहीं चलना चाहिए जितना आप चल रही हो। मैं एवरीडे कोई ना कोई मंदिर जाती थी, लेकिन बेबी नीचे नहीं आने का नाम ही नहीं ले रहा था। लास्ट डे मेरी डॉक्टर थी, जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई, मेरी डिलीवरी डेट थी और 20 तारीख को मैं अपने डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रही हूँ, तुम्हारा केस मैं डॉक्टर सारिका को देके जा रही हूँ। वो मेरा केस डॉक्टर सारिका को देके गई और मेरे को लेबर पेन भी स्टार्ट नहीं हुआ था और बेबी भी नीचे नहीं आया था। वो तो चली गई छुट्टी पर, मैं बड़ी टेंशन में कि भैया अब बेबी नीचे भी नहीं आया है, मेरे को लेबर पेन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कैसे होगा क्या होगा। मैं नित्य मंदिर कंटिन्यू रखा, मैं एवरीडे मंदिर जाती थी कभी, और पैदल ही जितना हो सका मैं पैदल ही जा रही थी। बाकी बहन जी भी पैदल जा रही थी। परिक्रमा मतलब 9वें महीने में मैंने 4 परिक्रमा करी थी, आप यकीन नहीं करोगे। बाकी बहन जी हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, सब मंदिर में पैदल ही घूम रही थी। मेरे घर से 3-4 किलोमीटर है ये मंदिर, लेकिन ये सब मैं पैदल घूम रही थी। पागल बाबा की 7-7 मंजिल चढ़ के ऊपर से नीचे में आ जाती थी, सब पैदल ही चल रहा था। मेरा ये प्रोसीजर सारा पैदल चल रहा था। 21 तारीख की रात्रि को मैं इस्कॉन टेम्पल में थी अपने हस्बैंड के साथ, कोई और नहीं था। वैसे तो मेरी सासू माँ भी यहाँ पे थी, मेरी मम्मी भी यहाँ पे थी, लेकिन मैं शायद ज्यादा रात हो गई थी तो हम किसी को लेके नहीं गए। 21 तारीख की रात को
हाँ, 21 तारीख की रात को मैं इस्कॉन टेम्पल में अपने हस्बैंड के साथ थी। और इस्कॉन टेम्पल में ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सब ना नाच कर रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन हो रहा था, सब ऐसे ऐसे करके नाच रहे थे। तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो एक लेडी मेरे पास आई, वो मुझसे कह रही चलो मैं तुम्हें अंदर तक लेके चलती हूँ, मतलब भगवान के सामने दर्शन कराती हूँ, आरती होती, आरती के बाद वो जल तुम्हारे ऊपर डलना बहुत जरूरी है। वो मुझे अंदर तक ले जाती। मेरे हस्बैंड कह कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उस लेडी को मेरे हस्बैंड ने रोक दिया, लेकिन वो जल मेरे ऊपर आके गिरा और मैं इस्कॉन मंदिर में बैठ गई थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर तक तो मैं ऐसे 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 करती रही, वहीं पे खड़े खड़े में करती रही। थोड़ी देर बाद बैठ गई और मेरे को फर्स्ट जो दर्द की स्टार्टिंग हुई थी वो इस्कॉन टेम्पल से हुई। 21 तारीख की रात्रि को मेरे को दर्द की स्टार्टिंग इस्कॉन टेम्पल से हुई। इस्कॉन टेम्पल से मुझे पेन हुआ और मैंने हस्बैंड से मैंने बोला, मैंने कहा आज ना पता नहीं अजीब, अब भैया मेरा तो फर्स्ट बेबी था तो मुझे पता नहीं लेबर पेन क्या होता है। मैंने कहा अजीब सा पेन हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि वो लेबर पेन है। लेबर पेन स्टार्टिंग में जब होते हैं ना तो पहले बहुत ड्यूरेशन में आते हैं, एक बार आएगा फिर बहुत देर के लिए चला जाएगा, लेकिन हुआ। फिर भी मैं इस्कॉन टेम्पल से लेके बाकी बिहार जी गई, बाकी बिहार जी से फिर अपने घर भी पैदल ही आई, ताकि मेरी जितनी ज्यादा वॉक हो सके वो वॉक होए। उसके बाद मैं अपने घर पे आके मैं सो गई। मैं रियल में मैं सो गई अपने घर पे आके। और रात को हल्का फुल्का सा पेन हो रहा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। 5 बजे मुझे पेन की ड्यूरेशन जो थी वो ज्यादा हुई। 5 बजे मुझे ज्यादा दर्द हुआ और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे पेन हो रहा है। मेरे हस्बैंड फटाफट से उठे और उठ के बैठ गए, चलो चलो चलो। मैंने कहा नहीं नहीं, इतना तेज नहीं हो रहा, मैं आराम से नहा धो के पूजा पाठ करके जाऊंगी। मैं नहाई, नहाने के बाद मैंने ब्रज रज खाई, पूजा करी, थोड़ी सी ब्रज रज खाई। और मुझे आज भी याद है, मैं हॉस्पिटल गई और मेरे हस्बैंड कार पार्किंग में लगाते थे। मैंने जाके कागज अपने बनवा लिए, मैंने अपने जाके कागज बनवा लिए। और वहां पे डॉक्टर, रात का ही समय था तो इतनी जल्दी डॉक्टर तो आएगी नहीं, 5-6 बजे 6 बजे के आसपास। तो वहां पे मेरा चेकअप हुआ और हाँ डेफिनेटली वो लेबर पेन ही थे। और उस दिन मुझे 22 तारीख को, मतलब 21 तारीख को लेबर पेन रात को स्टार्ट हुआ। 22 तारीख को मुझे एनी हाउ किसी भी कीमत पे बच्चा नहीं करना था, क्योंकि उस दिन अमावस्या थी। डॉक्टर आई 9 बजे विजिट करने के लिए, तो मैंने डॉक्टर से ये बोल दिया कि मेरे को आज के दिन बेबी नहीं चाहिए, चाहे बच्चा नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन से हो। उन्होंने कहा हम नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका बेबी नॉर्मल हो जाए, ये हमारा 100% प्रयास रहेगा। अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो ऑपरेशन तो करेंगे। और मैंने बोला कि मेरे को 22 तारीख को बच्चा नहीं करना, तो आज करना पेन बढ़ाने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो आजकल फैसिलिटी होगी। तो उन्होंने कहा हम पेन बढ़ाने के, मतलब दर्द को बढ़ाने के इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर दर्द बढ़ जाता है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। मैंने कहा लेट्स वॉच। 21 तारीख की रात से मेरे को दर्द हुआ, 21 तारीख की रात हो गई, 22 तारीख का दिन हो गया, 22 तारीख की रात हो गई। 23 तारीख को अगले दिन डॉक्टर नहीं आई, कह रही आर यू ओके। मैंने कहा हाँ। कह रहे अब बताओ मुझे कि आज हम बच्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि पेन अब बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, आज 4 बजे के बाद अमावस्या खत्म हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि 4 बजे के बाद ही बेबी हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है लेट्स सी। इतने दिन तक वेट किया, तो हम 4 बजे के बाद, 4 बजे तक बाकी भाजी की कृपा से जैसा मैं चाहती थी सब कुछ वैसे ही हो रहा था। 4 बजे तक मेरा जो बेबी था, वो लेबर पेन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा कि बेबी हो जाए। बढ़ रहा था, लेबर पेन डेफिनेटली हो रहा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा था कि बेबी हो जाए। और मुझे अमावस्या पर वैसे भी बेबी उत्पन्न नहीं करना था, संतान नहीं करनी थी। प्रतिपदा लग गई थी 4 बजे के बाद। और 4 बजे के बाद मुझे एक रूम में लेके गए, शिफ्ट कर दिया गया और वहां पे मेरे को पेन बढ़ाने के इंजेक्शन लगा दिए गए। और जब मेरे पेन बढ़ने के इंजेक्शन लगे ना, तो उसके बाद मेरे को 5 बजे पेन बढ़ने के इंजेक्शन लगे थे। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे जाके मेरी बेटी का जन्म हुआ। 2 बजे जाकर मेरी बेटी का जन्म हुआ। और मैं आपको बताऊं, नॉर्मल डिलीवरी हुई, नॉर्मल, लेकिन फिर भी बहुत टफ था, क्योंकि जो बेबी था वो नीचे नहीं आ रहा था। वाटर जो था वो ब्रेक नहीं हुआ था, वाटर ब्रेक करा गया एक पिन की मदद से, और बेबी नीचे नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से बेबी को नीचे लाया गया, पुश करा। आपको बताऊं 8 नर्स मिली थी, 8 नर्सों ने मिलकर बच्चे को उत्पन्न किया, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन मैंने बिहारी जी से अर्जी लगाई थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो बिहारी जी ने मेरी नॉर्मल डिलीवरी करवाई।
और क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता है कि मैं कथावाचक हूँ। अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो 1.5 महीने बाद ही मेरी कथा थी। 1.25 महीने का मैंने गैप लिया और 1.5 महीने बाद ही मेरी कथा थी। मैं कैसे कर पाती हूँ ऑपरेशन की, महिलाएं तो कर भी नहीं पाती हैं। तो फिर मैंने नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन जब तक 8 नर्स नहीं लगी तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। जब 8 नर्स लगी तब जाके नॉर्मल डिलीवरी हुई। और बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। थैंक यू डॉक्टर सारिका, थैंक यू डॉक्टर उपमा, और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था रामकृष्ण आश्रम। अब आप लोग अगर आओ श्रीधाम वृंदावन में तो आप डेफिनेटली संतान उत्पन्न कर सकते हो। मेरे केस से आपको प्रेरणा मिल सकती है कि मैं पुणे से आके यहाँ पे संतान उत्पन्न कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप भी आके कर सकते हो। तो ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी, और बिहार जी की इतनी मेहर होती है ना मेरे पे कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो मैं मन से चाहती थी कि मेरी बेटी का वृंदावन में जन्म हो और वो ब्रजवासी कहलाए, और वो पक्की ब्रजवासी है। मेरे को तो ठाकुर जी ने बुलाया है, मैं तो कच्ची ब्रजवासी हूँ, लेकिन वो वृंदावन में पैदा हुई है और वो पक्की ब्रजवासी है। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण। हरे